हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले पार्ट में हमने देखा था मारवाड़ के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें पहले पार्ट में हमने चंद्रसेन तक के इतिहास के बारे में देख लिया था। तो इस पार्ट में हम उसके आगे इतिहास देखेंगे, मारवाड़ के इतिहास जोधपुर के। तो उदय सिंह के बारे में बात करते हैं। उदय सिंह का शासनकाल 1583 से 1595 तक रहा था। मारवाड़ के राजा उदय सिंह को ही मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, अर्थात मारवाड़ के जो उदय सिंह है उसे ही मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है। उदय सिंह मारवाड़ के राजा मालदेव का बेटा था और रावचंद्र सेन का भाई था, अर्थात रावचंद्र सेन का भाई कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा बनता है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर मानीबाई के बारे में बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानीबाई थी, अर्थात मानीबाई मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। उदय सिंह अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह किससे कर देता है? मुगल बादशाह जहांगीर के साथ कर देता है। और उदय सिंह की बेटी मानीबाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। मानीबाई को एक उपाधि भी मिली हुई थी, जगत गोसाई की, अर्थात जगत गोसाई की उपाधि मानीबाई को मिली हुई थी। और मानीबाई से एक बेटे का जन्म होता है, वह बेटा होता है शाहजहाँ या खुर्रम। शाहजहाँ या खुर्रम किसका बेटा था? मानीबाई का बेटा था। तो इस तरह हमने देख लिया मानीबाई के बारे में। मानीबाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता था और इनका विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के साथ हुआ था। और मुगल बादशाह जहांगीर से इनके पुत्र का नाम था बेटा खुर्रम, जो शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद बात करते कल्ला राय मलोद की। कल्ला राय मलोद की बात करें तो कल्याण सिंह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। जो रायमल था ना, मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल, उसका बेटा था कल्याण सिंह। रायमल के बेटे कल्याण सिंह को ही कल्ला राय मलोद के नाम से जाना जाता है, अर्थात कल्याण सिंह के बेटे कल्याण सिंह को ही क्या है, कल्ला राय मलोद कहते थे। और कल्ला राय मलोद सिवाना बाड़मेर का सामंत था। एक सामेला शब्द अभी थोड़े टाइम पहले हमने पिछले पार्ट में हमने जला शब्द पढ़ा था। अब हम बात करते हैं सामेला के बारे में। सामेला किसे कहते हैं? बारात के सामने जाकर जब बारात का स्वागत किया जाता है तो इसे ही सामेला कहते हैं। कुछ जगह इसे समढोला या अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन सामेला किसे कहेंगे? जब बारात आती है तो आप जाकर बारात का स्वागत करते हो, इसी बात को सामेला कहा जाता है। अब बात करते हैं सिवाना के दूसरे साके की। सिवाना के दूसरे साके के बारे में बात करें तो 1589 में अकबर ने सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण किया। उस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ था। 1589 में अकबर के सिवाना आक्रमण के समय सिवाना बाड़मेर के राजा कौन थे? कल्ला राय मलोद। और सिवाना के दूसरे साके के दौरान जौहर किया गया। जौहर किसके द्वारा किया गया? भान कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया और कल्ला राय मलोद के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और भान कंवर की सगाई कल्ला राय मलोद से हुई थी, जबकि भान कंवर की शादी कल्ला राय मलोद से नहीं हुई थी। तब भी केवल एक सगाई के बाद भी उन्होंने जौहर किया। तो इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ थी, तो कहानियों के बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन हमने इस तरह की वीरता के बारे में राजस्थान के राजाओं और इनके अंदर ही और वीरांगनाओं के अंदर ही देखा, इस तरह की वीरता। इसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजा कल्याणमल का बेटा था और राय सिंह का भाई था। अर्थात कल्याणमल का बेटा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़, और राय सिंह का भाई था। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का राजा था। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोद के मरसे लिखे थे, अर्थात कल्ला राय मलोद के मरने के बाद जो उनके व्याख्या में या उनकी प्रसिद्धि में जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें मरसिए कहा जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोद के मरसिए लिखे थे। किसी राजा के मरने के बाद उस राजा की जो वीरता पर लिखे गए दोहों को मरसिए कहा जाता है। और कल्ला राय मलोद ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिए जीते जी लिखवाए थे, अर्थात अपने जीते जी उस पृथ्वीराज राठौड़ से उन्होंने अपने मरसिए लिखवा दिए थे। कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से मारवाड़ के राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी मरसिए लिखवाए थे, तो उनका जवाब होगा कल्ला राय मलोद। और मरसिए किससे लिखवाए थे? पृथ्वीराज राठौड़ से। आगे की कड़ी में देखें तो हम महाराजा गंगा सिंह के बारे में, गज सिंह के बारे में बात करेंगे।
महाराजा गज सिंह 1615 से 1638 तक थे। महाराजा गज सिंह के बेटे का नाम था अमर सिंह। महाराजा गज सिंह के छोटे बेटे का नाम था जसवंत सिंह। तो जहांगीर ने महाराजा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी थी। जो गज सिंह थे तो गज सिंह को किसकी उपाधि दी थी? दलथम्बन की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने महाराणा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी थी। जो महाराजा गज सिंह है उन्होंने अनारा बेगम के कहने पे, अर्थात महाराजा गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पे अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया और अपने बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बनाया। तो इस तरह हम देख रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में तीसरी बार हो रहा है कि बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया गया है बल्कि छोटे बेटे को राजा बनाया गया है। तो अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया, जबकि अपने बड़े बेटे अमर सिंह को कहाँ का राठौड़ बनाया गया? तो नागौर का राजा बनाया गया। अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बनाया गया। अब बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा था। अमर सिंह राठौड़ महाराजा गज सिंह का बड़ा बेटा था। शाहजहाँ के दरबार में अमर सिंह ने सलवात खां मीर बख्शी को मार दिया था और अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। अर्थात उनकी कटार के एक उदाहरण जो उन्होंने वार किया था। तो आज भी आप जब आगरा के किले में देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे इनके कटार के जो वार के अवशेष आज भी आप देख सकते हैं। इसलिए अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है, अर्थात वो कटार चलाने में सिद्धहस्त थे। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह गौड़ कौन था? अमर सिंह का साला। उन्होंने क्या किया था? अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे? नागौर के अंदर है। अमर सिंह के राठौड़ की जो छतरी है वो 16 खंभों की छतरी है। आगरा के जो किले के बुखारा दरवाज़ा है उसे अमर सिंह दरवाज़ा भी कहते हैं। आगरा के किले का जो बुखारा दरवाज़ा है उसे अमर सिंह दरवाज़ा भी कहते हैं। शाहजहाँ ने बुखारा दरवाजे को बंद करवा दिया था, अर्थात जब अमर सिंह उस गेट से भागता है तो जिस गेट से अमर सिंह आगरा के किले से भाग कर बाहर निकल जाता है उस गेट को अमर सिंह दरवाज़ा कहते हैं। और वैसे उसका नाम बुखारा दरवाज़ा है। तो उस बुखारा दरवाजे को किसने बंद करवा दिया? शाहजहाँ ने बंद करवा दिया था। 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने बुखारा दरवाजे को दोबारा से खुलवाया। और बुखारा दरवाज़ा किन के लिए प्रसिद्ध था? अमर सिंह राठौड़ के लिए। अब सबसे प्रसिद्ध बात आती है मत्तिरे की राड। तो इसके लिए हमने आपके लिए मत्तिरा लगा दिया है इसके अंदर। तो मत्तिरे की राड की बात करें तो मत्तिरे की राड नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य एक समस्या थी। और समस्या के बारे में बात करें तो मत्तिरे की राड 1644 में हुई थी। इसमें दो गांव थे, एक तो नागौर का जाखड़िया गांव था और दूसरा बीकानेर का सीलवा गांव था। तो इन दोनों के बीच में मत्तिरे की राड हो जाती है। मत्तिरे की राड का अर्थ है कि एक मत्तिरे की बेल होती है। तो मत्तिरे की बेल में मत्तिरे की बेल तो जाखड़िया गांव की थी और दूसरा मत्तिरा सीलवा गांव में लग जाता है बीकानेर के। तो जिसकी बेल होती है वह उससे मत्तिरा मांगता है, जबकि वह कहता है कि ये मत्तिरा हमारी भूमि के अंदर लगा है तो ये मत्तिरा हमारा है। जबकि जाखड़िया गांव वाले कहते हैं कि ये मत्तिरा हमारे बेल से लगा है तो ये मत्तिरा हमारा है। तो इसमें आन बान और शान का प्रश्न इसे बना दिया जाता है कि मत्तिरा किसको मिलेगा। तो इस बात के लिए दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसे मत्तिरे की राड कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि मत्तिरा एक जगह से दूसरी जगह चला गया। इस युद्ध में मत्तिरे की राड में बीकानेर के राजा कर्ण सिंह की जीत होती है, अर्थात बीकानेर जीत जाता है, नागौर हार जाता है। और कांसी छगाने की एक पुस्तक है छत्रपति रासो, उस पुस्तक में मत्तिरे की राड की जानकारी मिलती है। अर्थात ये बीकानेर का सीलवा गांव के बारे में बताया था और दूसरा ये नागौर के जाखड़िया गांव के बारे में इधर बताया गया था कि ये इस लाइन के इधर की तरफ तो सीलवा जाखड़िया गांव है और इस लाइन के इधर की तरफ सीलवा गांव था। तो आगे हम देखते हैं। यदि आप इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएं। अब मत्तिरे की राड का क्या कारण था? मत्तिरे की राड का क्या कारण था? बीकानेर के सीलवा नामक गांव में एक खेत में मत्तिरे में बेल लगी हुई थी, लेकिन उस मत्तिरे की बेल का मत्तिरा नागौर के जाखड़िया गांव नामक गांव में लग गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सीलवा गांव की तो बेल थी और जाखड़िया गांव में जाके वो मत्तिरा लग जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
और इसमें जो कर्ण सिंह है वह इस लड़ाई को जीत जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रतापी शासक जसवंत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में बात करें तो 1638 से लेकर 1678 तक इनका शासनकाल रहा। जसवंत सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। 1662 में मुगल सेनापति शाइस्ता खान की सहायता के लिए औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को दक्षिण में भेजा था। अर्थात 1662 में पहले तो उत्तराधिकारी संघर्ष में उन्होंने भाग लिया, अंत में औरंगजेब का साथ दिया था इन्होंने। अंत में जब औरंगजेब का साथ दिया तो 1662 में मुगल सेनापति शाइस्ता खान वहाँ युद्ध लड़ रहे थे, तो उनकी सहायता करने के लिए औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह प्रथम को कि आप जाइए और शाइस्ता खान का साथ दीजिए युद्ध को जीतने में। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा। 1673 में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को काबुल और अफगानिस्तान भेजा। जब औरंगजेब वह युद्ध लड़के वापस आते हैं तो महाराजा जसवंत सिंह को काबुल अफगानिस्तान भेजा जाता है। और काबुल अफगानिस्तान में एक स्थान है जमरूद का थाना, उस स्थान पर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। जमरूद का थाना नामक स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1678 में। और जमरूद का थाना नामक स्थान कहाँ पे? अफगानिस्तान में, काबुल में एक जगह का नाम है। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया, क्योंकि जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था तो जसवंत सिंह ने शुरुआती युद्धों में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इस वजह से उसे धर्म विरोधी माना गया था। और औरंगजेब अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का हिमायती मानता था, इस्लाम धर्म का हिमायती मानता था। इसके बाद मानते हैं हम धर्मत का युद्ध जो 1658 में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। ये मध्य प्रदेश में एक धर्मत नाम की जगह है, वहाँ पे लड़ा गया था। और एक किन किन के बारे में है तो अभी हम बात करें जो उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में कि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसमें जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ किस युद्ध में कब दिया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले युद्ध के बारे में बात करें, धर्मत का युद्ध दारा और उसके भाई औरंगजेब के बीच में लड़ा जा रहा था, जो उत्तराधिकार का युद्ध था। दारा, औरंगजेब और मुराद तीनों भाई थे तथा ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटे। दारा अर्थात दारा शिको कहेंगे इसे, जिसमें सबसे बड़े बेटे दारा शिको थे और बाकी छोटे थे। धर्मत के युद्ध में दारा शिको के सेनापति जसवंत सिंह प्रथम थे और कासिम खां थे। दोनों किसके सेनापति थे? दारा शिको के। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ उसके भाई मुराद ने दिया था। दोनों साथ साथ लड़ते हैं। धर्मत का युद्ध मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए एक बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की जीत होती है। धर्मत के युद्ध में युद्ध से पहले दारा का सेनापति कासिम खां औरंगजेब के साथ जाके मिल जाता है, तो दारा शिको अकेला पड़ जाता है, लेकिन जसवंत सिंह उसका साथ देता है। धर्मत के युद्ध में धर्मत का युद्ध दारा शिको हार जाता है, अर्थात जसवंत सिंह भी इस युद्ध में हार जाते हैं और हारने के बाद धर्मत के युद्ध के बाद घायल हो जाते हैं और घायल होने के कारण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम वापस जोधपुर चले जाते हैं। धर्मत के युद्ध के समय महाराजा जसवंत सिंह की पहली रानी जो थी हाड़ी रानी जसवंत दे, जब वो किले के दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें किले का दरवाज़ा बंद करवा देती है, अर्थात महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को किले में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और उन्होंने कहा कि वीर या तो मर के आते हैं या जीत कर आते हैं, घायल होकर और वापस उल्टे मुंह नहीं आते हैं। तो ये बात उनके दिल पर चोट करती है जसवंत सिंह प्रथम के। उसके बाद बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है, अर्थात इस युद्ध ये आखिरी युद्ध था जिसमें जीतने के बाद औरंगजेब भारत का बादशाह बन जाता है। औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही आमेर का राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है, अर्थात मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के कहने पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने भी औरंगजेब के साथ जाके संधि कर ली थी। तो इस तरह से यह जो विवाद था औरंगजेब के साथ जसवंत सिंह प्रथम का वो ख़त्म हुआ। फिर बात करें खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 में लड़ा गया। खजुआ नामक जगह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में एक जगह है खजुआ, वहाँ पे लड़ा गया था। खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में लड़ा गया था। अब भारत का बादशाह
औरंगज़ेब बन गया है, लेकिन शुजा औरंगज़ेब को मारकर भारत का बादशाह बनने का प्रयास कर रहा था। शाह शुजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। खजवा के युद्ध में औरंगज़ेब की जीत हुई, क्योंकि औरंगज़ेब पहले से भारत का बादशाह बन चुका है, तो उसकी शक्तियाँ बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ जसवंत सिंह प्रथम भी औरंगज़ेब के पक्ष में आ गया था। खजवा के युद्ध में औरंगज़ेब का सेनापति कौन होता है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। खजवा के युद्ध के दौरान महाराजा जसवंत सिंह प्रथम शाह शुजा के साथ मिल जाता है। खजवा के युद्ध के दौरान महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का शाह शुजा के साथ मिल गया था, और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगज़ेब का सैनिक शिविर लूट लिया था। शाह शुजा औरंगज़ेब का भाई था और मुगल बादशाह अकबर शाहजहाँ का बेटा था। कौन? शाह शुजा। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी सिंह की। पृथ्वी सिंह के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी सिंह महाराजा जसवंत सिंह का पहला बेटा था। पहला बेटा नहीं, ये जसवंत सिंह प्रथम का बेटा था। पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ मुकाबला किया था, अर्थात शेर के साथ युद्ध किया था। औरंगज़ेब ने पृथ्वी सिंह को जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था, अर्थात ऐसे कपड़े पहनाए जिनमें एसिड लगा हुआ था, जिसके कारण वह मर गए थे पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह क्या है? जसवंत सिंह प्रथम का बेटा था। अब दूसरे बेटे की बात करें हम जसवंत सिंह के, जो दूसरे बेटे की बात करें तो अजीत सिंह तथा दलथम्बन। अजीत सिंह तथा दलथम्बन दोनों महाराजा जसवंत सिंह के बेटे थे, जसवंत सिंह प्रथम के बेटे थे। औरंगज़ेब ने अजीत सिंह और दलथम्बन को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद करवा दिया, अर्थात दोनों को मारने के लिए प्रयास किया, और दोनों को मारने के प्रयास में उन्हें जो रूप सिंह राठौड़ था दिल्ली के अंदर, उसकी जो हवेली थी उसके अंदर नज़रबंद करवा दिया। रूप सिंह राठौड़ की हवेली किसकी हवेली थी? यह हवेली किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली थी, जो कहाँ पे थी? दिल्ली में। बीमारी के कारण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बेटे दलथम्बन की तो मृत्यु हो गई दिल्ली में, और वो मृत्यु कहाँ हुई? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में ही हो गई थी, क्योंकि उनके बेटे दलथम्बन कुछ समय के लिए बीमार चल रहे थे, तो बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का बेटा अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनता है। आगे जाकर अब बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में, अर्थात उन्होंने मारवाड़ के अंदर कुछ बनवाया या कुछ किया या नहीं किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने जसवंतपुरा नगर की स्थापना की थी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए, जो आज भी फल फूल रहे हैं, अर्थात जोधपुर, नागौर और जोधपुर, जालोर, सिरोही ये एरिया और बाड़मेर, इनमें अनार के काफ़ी खेत है। तो अर्थात जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे जसवंत सिंह प्रथम ने। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी जो जसवंत दे थी, उन्होंने राय का बाग महल का निर्माण करवाया था। अर्थात महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी है जसवंत दे, उन्होंने राय का बाग नामक महल का निर्माण करवाया। राय का बाग का महल राजस्थान के जोधपुर जिले में राय का बाग नामक एक जगह है, वहाँ पे स्थित है राय का बाग महल। इसका निर्माण किसने करवाया? जो जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी जसवंत दे ने। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी अतिरंग दे ने, अर्थात एक और रानी इनकी अतिरंग दे, उन्होंने जोधपुर में शेखावत जीरो तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का नाम क्या था? शेखावत जीरो तालाब। तो इस तरह हमने उनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में देखा। अब कुछ पुस्तकों के बारे में देखते हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की कौन कौन सी पुस्तकें? पहली पुस्तक है आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार। तो 4 किताबें जसवंत सिंह प्रथम ने लिखी। कौन कौन सी थी? आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार। अब दरबारी विद्वान के बारे में बात करते हैं। महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? पहला था नरहरि दास, नवीन और मोहनोत नैणसी। तो इस तरह 3 दरबारी विद्वान थे इनके। पहले नरहरि दास के बारे में बात करें तो जो विद्वान थे नरहरि दास, उन्होंने अवतार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थात कौन सी पुस्तक लिखी? नरहरि दास ने अवतार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद नवीन की बात करें तो नवीन ने कौन सी पुस्तक लिखी? नवीन ने नेह निधान नामक पुस्तक लिखी थी। जो विद्वान था नवीन, उन्होंने नेह निधान नामक पुस्तक लिखी। और अगले दरबारी विद्वान थे मोहनोत नैणसी। ये जो जसवंत सिंह प्रथम थे, इनके दीवान हुआ करते थे, अर्थात पैसे का हिसाब किताब करते थे, लेकिन हिसाब किताब में गलती का आरोप लगा उन पर।
और इस वजह से महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने मोहनौत नैणसी और उसके भाई दोनों को जेल में बंद कर दिया था, अर्थात उन पे हिसाब किताब अर्थात चोरी का आरोप लगाया गया। मोहनौत नैणसी ने अपने सुंदर भाई सुंदरदास के साथ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनौत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, अर्थात मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है, मोहनौत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम की अनुपस्थिति में मारवाड़ राज्य का शासन कौन चलाता था? मोहनौत नैणसी के द्वारा चलाया जाता था, अर्थात बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे मोहनौत नैणसी। अब बात करते हैं मोहनौत नैणसी ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। पहले नैणसीरी ख्यात, अर्थात नैणसीरी ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात मानी जाती है। फिर मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत को मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। जो मारवाड़ा परगनारी विगत है वो क्या है? मारवाड़ का पहला गजट भी माना जाता है। मारवाड़ परगनारी विगत नामक पुस्तक में जनगणना की जानकारी मिलती है, अर्थात मारवाड़ में कितने लोग थे उस समय, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? सबसे पहले मारवाड़ा परगनारी विगत से। इसके आगे हम बात करते हैं इंदर सिंह राठौड़ की। इंदर सिंह राठौड़ क्या था? नागौर का राजा था। इंदर सिंह राठौड़ कौन था? नागौर का राजा होता उस समय का। अमर सिंह राठौड़ इंदर सिंह राठौड़ का दादा था, जो हमने पहले देखा था। तो उत्तराधिकार के मामले में बड़े भाई कौन थे? अमर सिंह थे। तो उनके जो पोते कौन थे? इंदर सिंह राठौड़। अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है, जिनके लिए आगरा के किले में एक अमर सिंह गेट भी था। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए देकर इंदर सिंह राठौड़ को जोधपुर सौंप दिया था, लेकिन जोधपुर की जनता ने इंदर सिंह राठौड़ को राजा नहीं माना। अर्थात इंदर सिंह ने कहा कि मेरे से पैसे ले लो, लेकिन कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन मेरे को जोधपुर का राजा तो बना ही दो। तो क्या हुआ? औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लिए। 36 लाख रुपए लेके इंदर सिंह राठौड़ को जोधपुर का राजा बना दिया, लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने इंदर सिंह राठौड़ को राजा नहीं माना और उन्हें पद से हटा दिया। अब बात करते हैं जसवंत सिंह प्रथम के बेटे अजीत सिंह की। तो जसवंत सिंह प्रथम के बेटे थे अजीत सिंह। उनका शासनकाल 1679 से 1724 तक रहा। मुकुंदा दास खींची और गोराधाय, इन दोनों ने मिलकर दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह को लेके, ये तीनों क्या करते हैं? अजीत सिंह को लेके मारवाड़ आए थे, क्योंकि हमने देखा था जो दिल्ली के अंदर इनको और इनके भाई दलथम्बन को, अजीत सिंह और उनके भाई दलथम्बन को नज़रबंद कर रखा था। तो वहाँ से मुकुंदास खींची, गोराधाय दोनों के साथ दुर्गादास राठौड़ तीनों मिलकर अजीत सिंह को मारवाड़ सकुशल लेकर आते। और उस समय महाराजा अजीत सिंह छोटे थे उम्र में, तो महाराजा अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर पे पाला गया, रखा गया। कालिंद्री नामक गांव राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम रखा और उसे एक बच्चे को लिया औरंगजेब ने, और उसका नाम अजीत सिंह रखा। और अजीत सिंह का धर्म परिवर्तन कर दिया, और धर्म परिवर्तन करके उसका नाम मोहम्मदीराज रख दिया। एक नकली अजीत सिंह पता नहीं कहाँ से ले आए वो, और उनका नाम बदल दिया और कह दिया कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह को अपनी बेटी जेबुनिस्सा को सौंप दिया, अर्थात पालने के लिए जेबुनिस्सा को दे दिया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया था, ये हमने मेवाड़ के इतिहास के अंदर भी पढ़ा था। 1708 में जो देवारी समझौता हुआ था, उससे महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बन जाता है। उस देवारी समझौते के अंतर्गत क्या है, जो हमने पढ़ा था, महाराजा अजीत सिंह क्या मारवाड़ के राजा बन जाते हैं। और महाराजा अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे बेटे बखत सिंह ने अपने पिता महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी। छोटे बेटे बखत सिंह ने क्या किया? महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी। और ये ऐसा माना जाता है कि महाराजा अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे, अर्थात उनकी जो पशु प्रेम को यह दर्शाता, पशु पक्षियों के प्रेम को यह दर्शाता है कि उनके गम में बहुत सारे पशु पक्षी उनकी चिता के साथ जलकर मर गए थे। तो इंद्र कुंवरी की बात करते हैं, या इंद्र कंवर की बात करें तो इंद्र कंवर मारवाड़ के राजा महाराजा अजीत सिंह की बेटी थी। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ करवाया था। और इंद्र कुंवरी अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी भी मुगल बादशाह के साथ हुआ था।
अर्थात इंद्र कुंवरी के विवाह के बाद किसी भी हिंदू राजकुमारी का विवाह मुगल बादशाह के साथ नहीं हुआ। तो ये अंतिम राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल बादशाह के साथ हुआ था। अब अजीत सिंह के साथ पढ़े तो गोराधाय को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे उदय सिंह के साथ हम पन्नाधाय को याद करते हैं, उसी तरह गोराधाय को याद किया जाता है अजीत सिंह के साथ। यह मारवाड़ के लिए पन्नाधाय ही मानी जाती है गोराधाय को। महाराजा अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, इसीलिए गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम कहीं लिया नहीं जाता, ये कहीं याद नहीं किया जाता है। जब मारवाड़ का राष्ट्रगान है धूसों, उसमें गोराधाय का नाम आता है। तो इससे हमें उनकी इम्पोर्टेंस या उनकी महत्वता का पता चलता है। अब छतरी की बात करें तो गोराधाय की छतरी जोधपुर में है। राजस्थान सरकार के द्वारा गोराधाय के नाम पे एक योजना की शुरुआत की गई जिसे कहते हैं गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना क्या कहती है कि गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना 2021 में शुरू की गई। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2021 से की गई और यह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में राजस्थान में अनाथ और अशिक्षित जो बच्चे होते हैं उनका देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना में यह योजना जिला स्तर पर शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर एनजीओ और सिविल सोसाइटी के सहयोग से किया गया। इसमें जो अनाथ बच्चे हैं और उपेक्षित बच्चे हैं उनकी देखरेख की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा, उनको पुनर्वास करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद देबारी का युद्ध। तो देबारी के युद्ध में बात करें तो देबारी नामक स्थान अपने उदयपुर में। और देबारी के युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मारवाड़ के राजा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, इन दोनों की संयुक्त सेना को हराया था। किसमें? देबारी के युद्ध। उस समय महाराणा अजीत सिंह छोटे थे। अकबर की बात करें तो अकबर मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा था। जो मुगल बादशाह अकबर थे तो ये औरंगजेब के बेटे थे। तो दुर्गादास राठौड़ और महाराणा अजीत सिंह और महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर को औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दो। औरंगजेब ने तो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो आप भी कर दो। तो दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह ने कहा कि भैया कर दो कर दो कर दो। तो उन्होंने अकबर ने विद्रोह कर दिया उनके पिता के खिलाफ। 1 जनवरी 1681 को औरंगजेब के बेटे अकबर ने नाडोल पाले में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, क्योंकि वह भी बहकावे में आ गया था। लेकिन वो औरंगजेब अपने पिता को नहीं जानते थे, औरंगजेब को नहीं जानते थे। औरंगजेब चालाकी खेल जाता है और चालाकी की वजह से दुर्गादास राठौड़ अकबर को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। दुर्गादास राठौड़ और अकबर दोनों को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। और संभाजी कौन था? छत्रपति शिवाजी का बेटा। अब बात करते हैं जो अकबर के बच्चे थे, बुलंद अख्तर और सफ़ी तुन्निसा की। बुलंद अख्तर, सफ़ी तुन्निसा की बात करें तो बुलंद अख्तर अकबर का बेटा था, सफ़ी तुन्निसा अकबर की बेटी थी। बुलंद अख्तर और सफ़ी तुन्निसा दोनों का पालन पोषण दुर्गादास राठौड़ ने किया था। ईश्वर दास के कहने पर दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर और सफ़ी तुन्निसा दोनों को अकबर के पिता औरंगजेब को सौंप दिया था। क्यों? क्योंकि अकबर उस अभियान में मारे गए थे। मुग़ल बादशाह औरंगजेब बुलंद अख्तर और सफ़ी तुन्निसा का दादा था। तो इस तरह मैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ जानकारी ली थी और आगे की जानकारी अगले पेज में मिलेगी आप। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? स्क्रीन रोककर आप इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी बार इनको पूछा जाता है। दुर्गा पाठ भाषा, गुणसागर और निर्वाणरा दुहा। गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाणरा दुहा, इस तरह 3 किताबें महाराजा अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करें तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में सालवा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सालवा नामक स्थान पर हुआ था। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण और माता का नाम क्या था? नैत कंवर था। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण था और माता का नाम नैत कंवर था। दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर की जो लुणेवा जागीर दी गई थी, अर्थात वह लुणेवा जागीर के जागीरदार थे दुर्गादास राठौड़। ये जानकारियाँ छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये जानकारी आसानी से याद कर सकें।
महाराजा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ 1678 से 1708 तक लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष किसे कहेंगे, तो महाराजा अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ राजा बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। कब से कब तक? 1678 से लेकर 1708 तक। जो ये 30 वर्ष का संघर्ष था, इसे ही मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, क्योंकि एक समय के बाद अजीत सिंह जी भी उनके दुर्गादास राठौड़ के निर्णयों से व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के बड़े होने के बाद भी अपने जो निर्णय थे उनके ऊपर थोपते थे। अर्थात महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। मारवाड़ से बाहर निकलने के बाद दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर दी गई, अर्थात वो विजयपुर के जागीरदार बनाए गए। बाद में दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा परगने का हाकिम बना दिया गया। जिस व्यक्ति को परगना दिया जाता है उस व्यक्ति को उस क्षेत्र या परगने का हाकिम कहा जाता है। रामपुरा नामक स्थान कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मालवा में। 1718 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु होती है और वहीं उनकी छतरी अर्थात क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में उनकी एक छतरी बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करें तो उनको कुछ उपाधियाँ भी दी गई हैं। उपाधियों के बारे में बात करें तो उन्हें राठौड़ का यूलिसेस कहा जाता है। और राठौड़ का यूलिसेस किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूताना का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है और मारवाड़ का अनबिंध्या मोती भी कहा जाता है। तो इस तरह दुर्गादास राठौड़ को 3 उपाधियाँ दी गई थी। राठौड़ों का यूलिसेस, राजपूताना का गैरीबाल्डी और मारवाड़ का अनबिंध्या मोती भी उनको कहा जाता है। हम बात करते हैं जोधपुर के इतिहास के दूसरे संस्करण की। तो ये संस्करण की बात करें तो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास का दूसरे संस्करण दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित किया है। अर्थात दूसरे संस्करण में अधिकतर बातें दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है। एक खालसा भूमि के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा भूमि क्या होती है। तो जो राज्य की सबसे बड़ी भूमि होती है ना, उसे खालसा क्षेत्र कहते हैं और उस पर किसका नियंत्रण होता है? राजा का। तो राजा के पास जो भी भूमि होती है जिस पे राजा स्वयं राजस्व इकट्ठा करता है और स्वयं के उपयोग के लिए उसको काम में लेता है उस राजस्व को, तो उस भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। परगना किसे कहते हैं? राज्य में जो खालसा का कोई भाग, खालसा को कई भागों में बांटा जाता है जिसे परगने कहा जाता है। अर्थात खालसा के बाद जो बड़ा क्षेत्र भूमि क्षेत्र होता है उसे परगना कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास परगना होता है उस व्यक्ति को वहाँ का हाकिम कहा जाता है। तो राजा चाहे तो किसी भी को भी भूमि दे सकता है, अर्थात तो परगने का मालिक बना सकता है। और कभी कभी परीक्षा में पूछे या आपकी समझ के लिए देखें तो जागीर क्या होती है? परगने से भी छोटी भूमि को जागीर कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास जागीर होती है उसे जागीरदार कहेंगे। तो इस तरह हमने देखा तीनों चीज़ों के बारे में। तो स्क्रीन को आप रोक कर इन चीज़ों के बारे में बार बार पढ़ सकते हैं। अगले राजा की बात करें तो महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह का शासनकाल 1724 से 1749 तक रहा। इनको याद किया जाता है अहमदाबाद की युद्ध के लिए। अहमदाबाद गुजरात में एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा। अहमदाबाद का युद्ध मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां के बीच में लड़ा गया था। अर्थात मारवाड़ के राजा अभय सिंह और गुजरात के जो गवर्नर थे सर बुलंद खां, इन दोनों के बीच में जो अहमदाबाद का युद्ध था ये लड़ा गया। अहमदाबाद के युद्ध में महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां को हरा दिया था। और लेकिन इनका याद किया जाता है खेजड़ली की घटना के लिए। अभय सिंह को खेजड़ली की घटना की बात करें तो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम गिरधारी दास ने जोधपुर के खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए थे। अर्थात महाराजा अभय सिंह ने कहा कि भैया मुझे एक नया महल बनवाना है और नया महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जोधपुर के जो खेजड़ली गाँव था वहाँ से लकड़ी काटने के आदेश दिए गए। आदेश किसने दिए? हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए। खेजड़ली के इन पेड़ों को बचाने के लिए 12 सितंबर 1730 को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए थे। खेजड़ली घटना कब हुई? खेजड़ली घटना विक्रम संवत 1787 में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में हुई थी। और इस घटना में 363 लोगों में
लोग शहीद हो गए थे, जिसमें 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थीं। इस घटना को खिजड़ली घटना या खिजड़ली आंदोलन भी कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। खिजड़ली घटना की याद में जोधपुर के खिजड़ली नामक स्थान पर हर साल वृक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। ये वृक्ष मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यह वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। और खिजड़ली का वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ जाकर आप अन्य अलग अलग वैरायटी के अलग अलग किस्मों के पादप खरीद सकते हैं। महाराजा अभय सिंह के समय कौन कौन से दरबारी विद्वान थे? सबसे पहले बात करते हैं कर्णिदास की। कर्णिदास महाराजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। कर्णिदास के द्वारा सूरज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी किताब? सूरज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी कर्णिदास के द्वारा। सूरज प्रकाश नामक पुस्तक को बिड़त श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है बिड़त श्रृंगार क्या है, तो यह कर्णिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और पुस्तक का वास्तविक नाम तो सूरज प्रकाश था, जिसे बिड़त श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। सूरज प्रकाश नामक पुस्तक से महाराजा अभय सिंह के जो गुजरात अभियान थे ना, गुजरात का अहमदाबाद युद्ध, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अगले दरबारी विद्वान के बारे में बात करें तो अगले दरबारी विद्वान हमारे वीरभाण। तो वीरभाण भी अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। वीरभाण ने राजरूपक नामक पुस्तक लिखी थी। राजरूपक नामक पुस्तक से महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद गुजरात युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अगले राजा की बात करते हैं मानसिंह। मानसिंह 1803 से 1843 तक राजा बनते हैं। महाराजा मानसिंह जब जालौर में था तब गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ ने महाराजा मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। महाराजा मानसिंह के राजा बनने के बाद गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ को उन्होंने अपना गुरु बना दिया। महाराजा मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ अर्थात महामंदिर का निर्माण कराया। अर्थात महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय से संबंधित माने गए थे। महाराजा मानसिंह ने नाथ चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। महाराजा मानसिंह को सन्यासी राजा भी कहते थे। महाराजा मानसिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ में एक मान पुस्तक प्रकाश नामक एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय को वर्तमान में मानसिंह पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र भी कहते हैं इसको। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर महाराजा मानसिंह ने 6 जनवरी 1860 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अरे अमीर खां कौन थे? अमीर खां पिंडारी की बात है ये। 1827 में महाराजा मानसिंह ने नागपुर के राजा आपा साहेब भोसले को अंग्रेजों के साथ खिलाफ शरण दी थी। अर्थात जो आपा साहेब भोसले थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ शरण दी थी किन्होंने? महाराजा मानसिंह ने। नागपुर के राजा थे। 1832 से महाराजा मानसिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। अर्थात उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो अजमेर दरबार था उसका बहिष्कार कर दिया था। फिर गिंगोलिया परबत्सर का युद्ध के बारे में बात करें तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी। उनके विवाह को लेकर आमेर के राजा जगत सिंह से 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ था और गिंगोली के युद्ध में महाराजा मानसिंह की हार हो गई थी तथा जयपुर का राजा जगत सिंह जीत गया था। और राजा मानसिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो इनके दरबारी विद्वान थे कवि राजा बांकीदास जी। तो इनके दरबारी विद्वान थे बांकीदास जी। कवि राजा बांकीदास जी के बारे में बात करें तो कवि राजा बांकीदास जी को महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कवि राजा बांकीदास जी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो कवि राजा बांकीदास जी के द्वारा बांकीदासरी ख्यात, मानजसो मंडन, दातार बाहुणी, ये पुस्तक लिखी गई। एक पुस्तक थी कुकवि बत्तीसी। एक उन्होंने गाना भी गाया था आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर नामक पुस्तक कवि राजा बांकीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत के माध्यम से कवि राजा बांकीदास जी ने अंग्रेजों को का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की थी। एक महिला के बारे में भी जान लेते हैं, उनका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय के बारे में बात करें तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है।
तो इस तरह 2 पार्ट के अंदर हमने मारवाड़ के इतिहास के बारे में जाना, मारवाड़ में जोधपुर का इतिहास हमने देखा। इसके बाद अगले पार्ट में हम बीकानेर के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। हम इन वीडियोस को थोड़ा फास्ट बनाते हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक जानकारी को शेयर किया जा सके। धन्यवाद।